नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे कुछ चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आया हूं। कल वित्त विभाग ने एक पत्र प्रकाशित किया है जिसके आधार पर 11 मई 2022 को जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था पुरानी पेंशन के संबंध में, उससे कुछ बिंदुओं को परिवर्तित किया गया है। उसके आधार पर कुछ फ़ोन कॉल आ रहे थे, कुछ मैसेज आ रहे थे, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर जानकारी मांगी थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ जिससे सारे साथियों को एक साथ जानकारी हो जाए। देखिए, 11 मई 2022 को जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था उसके 3 बिंदुओं में मूल रूप से संशोधन किया गया है। उसका पहला बिंदु ये कहता था कि 5वां नंबर का जो बिंदु था उस पे जो परिवर्तन किया गया है वो ये कहता है कि अब आपके पास विकल्प है एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक को चुनाव करने का। आप शपथ पत्र दीजिए, आप जिसको चयनित करेंगे उसी में आपको रखा जाएगा। एनपीएस के लिए सिंपल सोअर है कि आप एनपीएस के लिए कहेंगे तो आपको एनपीएस में डाल दिया जाएगा। ओपीएस के लिए शपथ पत्र में कुछ विशेष बिंदु बनाए गए हैं और वो इसलिए बनाए गए हैं कि राज्य सरकार का मानना है कि उसे केंद्र सरकार से राशि नहीं मिल रही है, तो वो सारी जिम्मेदारी कर्मचारियों की है और आपसे उसी के संबंध में शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि मैं जब रिटायरमेंट होगा उस समय राशि जो रहेगी, जो अभी तक 1/4/2022 से पहले की जितनी भी राशि है जो एनपीएस में आपकी गई है शासन की तरफ से, 2 हिस्सा था, 10% आपका, 10% शासन का था। जैसे बाद में वो 14 भी हुआ तो 10% को ही मान के चलते हैं। तो वो राशि जो शासकीय अंशदान है यानी वो आधी राशि प्लस उसका जो अर्जित ब्याज है वो दोनों कब आहरण की तिथि में, जैसे मान लीजिए मैं 2046 में रिटायर हो रहा हूँ तो मेरी राशि जमा है 2046 में, ब्याज के साथ जो भी शासकीय अंशदान की राशि होगी नियमानुसार उतनी राशि मैं पे करूंगा राज्य सरकार को और पे करने के बाद ही मुझे पुराना पेंशन जारी करने का आदेश जारी किया जाएगा, भुगतान करने का आदेश जारी किया जाएगा। यदि किसी कारणवश मुझे एनएसडीएल से वो पैसा नहीं मिलता है तो मैं शपथ पत्र में ये लिख कर दे रहा हूं कि मेरे ग्रेजुइटी से, मेरे अर्जित अवकाश के नकदीकरण से या मेरे समूह बीमा से वो राशि काट ली जाए। शपथ में पत्र जो आप भर कर देंगे उसमें साफ इस बात का जिक्र रहेगा कि अगर नहीं होता है, ये आप पढ़ेंगे जब प्रपत्र टू, उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है, कोई कमी हो जाती है राशि में, तो आप एक अनुमति देंगे कि शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन मुझे मिलने वाले उपादान, अवकाश नकदीकरण, समूह बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी करने की सहमति प्रदान करती हूँ। अगर मान लीजिए कभी कल को दिक्कत आई, शेयर मार्केट से आपको राशि नहीं मिल पाई, तो उस कंडीशन में राशि यहाँ से ली जाएगी लेकिन सरकार अपनी राशि ले लेगी। और उसी में एक बिंदु और बना दिया गया है कि आप राज्य सरकार से दावा नहीं कर सकते कि एनएसडीएल का पैसा आपको वो दिलवाए। वो प्रपत्र में उसका भी जिक्र है कि आप कभी भी राज्य सरकार को इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु जो एक और प्रपत्र है उसके इसमें तीसरे बिंदु में, जो आप शपथ पत्र देंगे उसी को बस पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके तीसरे बिंदु में है एनपीएस खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि, एक तो सरकार के अंशदान की राशि हो गई और एक मेरा जमा अंशदान है, उसके लिए भी किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकार से इसका दावा नहीं किया जाएगा। मतलब जो राशि हमने राज्य सरकार को दी, जो राशि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी, वो राशि आपको मिले या ना मिले, राज्य सरकार का उसमें कोई सहयोग नहीं रहेगा। तत्कालिक राज्य सरकार उसको देने के लिए बाध्य नहीं होगी क्योंकि आप शपथ पत्र में लिखकर नोटराइज करके इसको उनको देंगे। यही सब परिवर्तन मूल रूप से किया गया है। और पीएफ के संबंध में ये था कि पहले ये था कि 1/11/2004 से के बाद से जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनके जिस तारीख से उनकी सेवा रहेगी उस तारीख से उनकी राशि एनपीएस की जमा हुई थी, तो उस समय जो राशि आती उसमें से शासकीय अंशदान चला जाता, आपका राशि रहता और आपको उस समय से सीजीपीएफ का सदस्य मानकर आपको उसका ब्याज का भी भुगतान किया जाता। वो 5वें बिंदु में था, उसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब आपको सीजीपीएफ का यानी वो प्रोविडेंट फंड जो होता है उसका सदस्य कब से माना जाएगा? 1/4/2022 से। यानी आप प्रोविडेंट फंड का लाभ जो लेंगे, जो सीजीपीएफ की राशि कटेगी वो 1/4/2022 से रहेगी। उसके बाद ही से आपको उसका ब्याज दिया जाएगा। पहले जो बोला गया था या पहले जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था कि आपका जब से नियुक्ति हुआ है उसके समय से
आपको जो ब्याज मिलना था समय समय पर उसका भुगतान किया जाएगा और वो राशि जमा करके आपके सीजीपीएफ में डाली जाएगी। वो पॉइंट हटा लिया गया है। अब आपको सीजीपीएफ का सदस्य 1/4/2022 से माना जाएगा। कुछ स्थिति तो क्लियर हुई है। कुछ स्थिति ये क्लियर हुई है कि जैसे पुरानी पेंशन की गणना शासकीय कर्मचारियों के लिए एक भ्रम की स्थिति थी जब कैबिनेट बैठक का निर्णय आया था, तो कि आपकी पुरानी पेंशन की गणना कब से की जाएगी। तो पुरानी पेंशन की गणना सेवा से की जाएगी। शिक्षकों के मामले में अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि सिविलियन तिथि से लेगा कि पहले से लेगा, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जब तक वो पत्र नहीं आ जाता नहीं माना जा सकता। हाँ, रेगुलर कर्मचारियों के लिए स्पष्ट हुआ कि उनको सीजीपीएफ का सदस्य 1/4/2022 से माना जाएगा। पेंशन सदस्य जिस तारीख से उनकी नियुक्ति हुई है उस तारीख से माना जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसी का शपथ पत्र, पहला शपथ पत्र का 5वां बिंदु ध्यान से पढ़िएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसमें लिखा हुआ है, वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियम एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किया जाएगा। यानी अभी और कुछ आने बाकी हैं। एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा, जो मुझे मान्य होगा। इस बिंदु को लेकर मुझे पुनः आपत्ति है और यही सब बातें हम अपने संगठन के माध्यम से सरकार तक रखेंगे कि भाई एक बार आप बताइए ना, हमने नोटराइज करके दे दिया, अब कल को आप इसमें लिख रहे हैं कि जो भी आप भ्रांति होगी तो वित्त विभाग जो भी निर्देश देगा वो भी हमको मान्य होगा। मतलब हम बिना पढ़े ये लिख कर दे दें कि भविष्य में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो सारे चीज हमको मान्य होंगे। और 6वें बिंदु में लिख दिया गया है, मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। यानी मैं एक बार जो दे दिया वो अंतिम विकल्प है, उसमें चेंज नहीं कर सकता। सरकार चेंज कर सकती है। 5वें बिंदु में लिख रहा है कि वित्त विभाग कर सकता है चेंज, लेकिन कर्मचारी चेंज नहीं कर सकता। तो ये तो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद सा विषय हो गया कि अगर कोई भ्रांति आती है, कोई दिशा निर्देश जारी करना होगा तो वित्त विभाग अनुमोदन प्राप्त करेगा और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर देगा, स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सर्विस के विषय को लेकर आता है, हमने दे दिया, अब जारी कर दिया कि इतने तारीख से आपकी सर्विस को काउंट किया जाएगा पुरानी पेंशन, मतलब हमको मानना पड़ेगा। लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते अपने विकल्पों की, नहीं मैं अब इस नियम के चलते मैं ओपीएस में जाना चाहता हूँ, मैं एनपीएस में जाना चाहता हूँ, तो आप चेंज नहीं कर सकते। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपत्तिजनक हैं और निश्चित तौर पर कर्मचारियों को यह नुकसान पहुंचाएंगी। मैं सभी साथियों को कहूँगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। आप केवल जो शपथ पत्र भर रहे हैं उसी को पढ़ लीजिए। शपथ पत्र के ही 5वें बिंदु को पढ़ लीजिए, सहमति पत्र का जो प्रपत्र 2 है उसको पढ़ लीजिए। आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो मैंने आपको अभी बताई है। और तीसरे बिंदु को पढ़ लीजिए, शपथ पत्र, पहला जो शपथ पत्र है उसका तीसरा बिंदु पढ़ लीजिए। इन्हीं 3 चीज़ों में एकदम स्थिति क्लियर है। आप अपने अंशदान की राशि के लिए सरकार से दावा नहीं कर सकते। सरकार चाहे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है किसी चीज़ को लेकर तो वो नया नियम ला सकती है, प्रस्तुत कर सकती है, वो भी आपको मान्य होना करना पड़ेगा क्योंकि आप लिख के दे रहे हैं शपथ पत्र में। और तीसरा, यह अंतिम और अपरिवर्तनीय है। आपने भर दिया, आप हो गए। कुछ चीजें हैं जो सरकार को हमें रखना पड़ेगा सरकार के समक्ष, और जिस चीज पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि भाई जब आप राशि अपनी ले रहे हैं तो हमारी भी तो दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। राशि तो हमने सरकार को दी थी, राज्य सरकार ने राशि काटी थी और राज्य सरकार ने राशि काट के केंद्र सरकार को जमा की। आप बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं कि आप जानो आपका काम जाने। आप शपथ पत्र भी ले रहे हो कि हम अपने एनएसडीएल से राशि प्राप्त करने के लिए आपके पास दावा भी नहीं कर पाएंगे, तो दैट मीन्स सरकार की यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा कैसे बनेगा? सरकार क्या कर्मचारियों सीधे संवाद करेगी? केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। माध्यम राज्य सरकार होता है, तो राज्य सरकार को ही इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप अपनी राशि लेने के लिए जो राज्य सरकार ने दिया है बिल्कुल जागरूक हैं, लेकिन कर्मचारियों को छोड़ रहे हैं। और बहुत सारा विषय आएगा। शिक्षकों के विषय में अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अगर शिक्षकों के समय में उसकी पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं की जाती है तो ये दिक्कत होगा कि सीधे तौर पर जिनकी 10 साल की सेवा नहीं हुई रहेगी पूरी 2032 तक, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिनकी सेवा अगर पूरी नहीं हुई रहेगी वो सारे लोग छूट जाएंगे। मान लीजिए आप 18 से ही ले लेते हैं तो 28 तक जिनकी सेवा 10 साल नहीं रहेगी वो तो पुरानी पेंशन से चूक जाएंगे। तो ये तो गड़बड़ हो गया।
फिर दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो मृत हो चुके हैं उनके लिए आप दे रहे हैं कि वो भी राशि जमा करें शासकीय अंशदान, उसको तो मिला ही नहीं है, और वो राशि कहाँ से जमा करेगा? मान लो कहीं से इधर उधर से करके कर भी दिया तो उसको क्या पुरानी पेंशन की पात्रता हो रही है? मृत्यु के केस में तो चलो हो भी जाएगी, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं उनका क्या होगा? उनका तो मान लीजिए 10 ही साल नहीं हुआ है तो वो कैसे पाएंगे? तो इन सारे चीज़ों पर लगातार हमें भी बात रखनी पड़ेगी, कर्मचारियों को भी बात रखनी पड़ेगी, संगठनों को भी बात रखनी पड़ेगी, और इसके बाद सरकार की तरफ से भी कुछ श्वेत पत्र टाइप का जारी होना चाहिए कि भाई हम ये स्थिति रख रहे हैं। बाद में क्यों भ्रम की स्थिति जो भी उत्पन्न हो रही है उस पर अभी सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लिया जाता? बाद में आप शपथ पत्र देने के बाद अगर चेंज करेंगे तब तो कर्मचारी फंस जाएगा। तो ये तो पता है ना कि किस कर्मचारी के लिए क्या लागू होगा। भाई 2005 से जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, उनका तो सारा चीज क्लियर है। भ्रम की स्थिति सिर्फ उत्पन्न होगी किसमें? शिक्षकों के मामलों में जो 1.5 लाख हैं जिनका संविलियन हुआ है, तो उनके संबंध में अभी जारी कर दिया जाएगा कि उसका कब से तिथि का आप काउंट कर रहे हैं, कब से नहीं कर रहे हैं। भाई गलत लगेगा कर्मचारी विरोध करेंगे, सही लगेगा स्वीकार करेंगे। तो सारी चीजें तो अभी क्लियर होनी चाहिए, बाद में करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, अब चलते हैं कर्मचारियों के लिहाज से। कई साथी ये पूछते थे कि सर अगर ऐसा होता है, मान लीजिए सब चीज को भुला दिया जाए, अब ये तय करना पड़े कि हम एनपीएस में रहेंगे कि ओपीएस में। तो देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं ओपीएस से बेहतर कुछ भी नहीं है, ओपीएस ही बेहतर है। क्यों ओपीएस इसलिए बेहतर है कि ओपीएस में 2-3 चीजें जो है वो मतलब अमूल्य है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ओपीएस में चला जाता हूं, 2 साल बाद सडनली मेरी डेथ हो जाती है, उस स्थिति में मेरे परिवार को पेंशन की पात्रता हो जाएगी, लेकिन एनपीएस में जितनी राशि जमा रहेगी उतनी ही राशि मिलेगी। तो अगर कोई डेथ वाली स्थिति आती है तो उस स्थिति में ओपीएस में लाभ परिवार को ज्यादा होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ओपीएस एक फिक्स है, आपको आज पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की सेवा को 2018 से ही लेता है, ठीक है, और वो अभी 22 साल बचा है उसका नौकरी, तो 22 साल 2018 से अगर काउंट कर लिया जाए तो उस स्थिति में भी आपको ये पता रहेगा कि मेरे को कितना परसेंट मिलना है। जैसे सीधे तौर पे उसका जो फार्मूला होता है कि अंतिम परिलब्धि क्या है, यानी आपका मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता वो कितना है अंतिम। मान लीजिए मैंने जैसे पहले बताया था किसी कर्मचारी का 3 लाख है और वो 24 साल सेवा देता है, तो परसेंटेज वाइज उसको 50% पेंशन ना मिलके 35 साल की सेवा पूरी करने पे 50% मिलता है। मान लो उसको 24 साल की स्थिति में पूरा अगर नहीं मिल रहा है 35% भी पेंशन मिलेगा तो ठीक ठाक मिल जाएगा, 30% भी पेंशन मिलेगा तो ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट आधारित में गारंटी इस बात की नहीं है कि आपको उस समय राशि कितनी मिलेगी। जो आपका फाइनल कैलकुलेशन होगा वो उस समय के मार्केट के हिसाब से होगा। तो इसलिए ओपीएस अभी भी बेहतर है, खास तौर पर जिनकी सेवाएं ज़्यादा बची हैं वो तो बिल्कुल 100% ओपीएस पे ही जाएंगे तो फायदा रहेगा। हाँ, ये हो रहा है दिक्कत कि जिनकी सेवाएं कम बची है उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि 10 साल से कम की सेवा पर ओपीएस नहीं मिलता। मिनिमम सर्विस जो है वो 10 साल होनी चाहिए। और कई लोग कहेंगे कि जैसे कल बात हो रही थी कि जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी ऑप्शन दिया, तो उस ऑप्शन को आप पढ़िए कि सरकार ने दिया क्या है। सरकार ने एक एक चीज सोच समझ कर बनाया है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कल का जो पत्र प्रकाशित हुआ है उसके स वाले बिंदु को पढ़िए। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों, उनके नॉमिनी मृत्यु के प्रकरण में, यदि आप रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हैं तो भी, और अगर आपकी मृत्यु हो गई तो भी, मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय, मतलब वही बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जो खत्म हो गया है तो उसके परिवार सदस्य, और अगर वो जीवित है और सेवानिवृत्त हुआ है तो वो क्या करेंगे, शासकीय अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश की राशि जमा करेंगे। कहाँ? शासकीय खाते में। उसके बाद लिखता है कि जब ये जमा कर देंगे उसके पश्चात ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल पेंशन नियम 1976 और पेंशन नियम 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर, ये नहीं कह रहा है कि आपको देगा ही, उसमें फिर तय होगा कि आपको पेंशन की पात्रता है कि नहीं है। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम हुई तो सीधे तौर पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा, अगर होगी पात्रता तो।
और पात्रता नहीं है तो लिख कर दे देगा कि आपको पेंशन की पात्रता नहीं है। जैसे अभी बता रहा हूं, बिलासपुर में ही कई शिक्षक रिटायर हुए हैं, उनसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बस्तर की एक महिला का जिसका पत्र वायरल हो रहा है पहली कर्मचारी जो रिटायर हो रही है और जिसके संबंध में भ्रम की स्थिति है। हर जिले में एक एक दो दो तीन तीन चार चार शिक्षाकर्मी साथी जो थे हमारे, वो रिटायर हो चुके हैं सिविलियन के बाद। उनकी स्थिति में क्या हुआ, उनके केस का अध्ययन कर लीजिए। उनको ग्रेजुएटी नहीं मिली क्योंकि उनकी सेवा को 5 साल नहीं माना गया। ये माना गया कि 18 में अगर आपका सिविलियन हुआ है तो आप 23 में 5 साल पूरी करेंगे, इसलिए आपको ग्रेजुएटी की पात्रता नहीं बनती। अवकाश नकदीकरण में उनका छुट्टी सिर्फ 18 से काउंट किया गया है। 18 से लेकर मान लो वो 21 में रिटायर हुआ तो 3 साल में जितनी छुट्टियां थी उनकी उतने का ही अवकाश नकदीकरण हुआ, चाहे उसके खाते में कितना भी छुट्टी रहा हो। तो ये चीजें बताती हैं स्पष्ट तौर पर कि पुरानी सेवा अवधि की गणना नहीं की गई है, और वो गणना ग्रेजुएटी के लिए भी नहीं की गई है। समूह अवकाश जो होता है, अवकाश जो होता है, अवकाश नकदीकरण, उसके लिए भी नहीं किया गया है। तो ये नुकसान है। कई लोग बस्तर का पत्र वायरल कर रहे हैं, तो बस्तर के पत्र पहला पत्र नहीं है, वहां तो बीओ ने पूछ लिया। बाकी जगहों पर तो सीधे तौर पे मान अगर भुगतान किया गया है, मौखिक में जानकारी ली गई और बताया गया कि भैया सीधे तौर पर यह कहा गया है कि पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं होगी, जिस तारीख सिविलियन हुआ है उसी तारीख से आपको शासकीय कर्मचारी माना जाएगा। तो उसी के आधार पर हो चुका है। मैं नाम बताता हूँ, बिलासपुर में सालिक पांडे जी हैं और उनके 2 दोस्त हैं, वो रिटायर हुए हैं, उनको वैसे ही भुगतान हुआ है और वो कुछ नहीं कर सके। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो पुराना हमारा सिविलियन वाला है उसमें यह शपथ पत्र दिया गया था, सहमति पत्र, कि पुराने सेवा अवधि की गणना नहीं होगी, जिस तारीख सिविलियन हो उसी तारीख शासकीय कर्मचारी माने जाएंगे वाला। तो ये मामला फंस रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है, ये भ्रम में डालने वाली स्थिति नहीं है। हमको इसको सरकार से जीतना पड़ेगा। अगली लड़ाई जो होगी वो पूर्व सेवा अवधि की गणना को लेकर ही रहेगी। पूर्व सेवा अवधि की गणना होने पर ही वास्तव में लाभ है, नहीं होगी तो वो पुराना सर्विस जिसका जितना लंबा लेंथ ऑफ सर्विस रहा है उसको उतना ज़्यादा नुकसान है। जिस बात को मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये सारे नियमों से सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को होगा तो 98 बैच को होगा। उसके बाद क्रमशः आप लेते जाइए, जो 2000 में नियुक्त हुआ है उसको ज़्यादा, फिर 2004 वाले को, 2006 वाले को, 2018, 17 इसमें जो नियुक्त है उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, क्योंकि उनका सिविलियन भी अगर 2020 में हो गया तो 3 ही साल का उनका नुकसान हो रहा है और वो कम उम्र में भर्ती हुए हैं, तो उनकी 33 साल की सेवा पूरी भी हो जाएगी। अधिकांश लोग उसमें से 50% पेंशन भी पा जाएंगे, और नहीं भी पाएंगे तो 45-40, जैसे मेरा है खुद का। मैं अगर आज की डेट में स्वीकार करता हूँ कि मेरे को पुरानी पेंशन लेना है, तो मेरा सिविलियन तिथि अगर मान लीजिए नवंबर 2020 है वही है, 1 नवंबर 2020 है, मैं उस समय से भी स्वीकार करूंगा तो मुझे रिटायर होना है 46 में और मेरी पत्नी को रिटायर होना है 2049 में। तो उसकी सेवा काउंट हो जाएगी 29 साल, उसकी तो 19 में हुई है तो उसकी 30 साल का वो हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, और मेरी सेवा काउंट हो जाएगी 26 साल। 26 साल में जो रेशियो के हिसाब से मिलेगा, अगर मैं 33 साल नहीं भी कर सकता हूं, नहीं भी कर पाता हूं, तो मुझे 40% से अधिक पेंशन मिलेगा उस स्थिति में। तो मेरे लिए ओपीएस उस स्थिति में भी फायदेमंद है। लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो समग्र लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, और सरकार अगर इसमें कुछ परिवर्तन कर लेती है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कुछ चीज़ों को जिनको अभी वो बदल रही है लगातार, वो सारी चीज़ें अभी से क्लियर होनी चाहिए। हमारा आप कब से मानेंगे, आप स्पष्ट बताइए, विभाग बताए स्पष्ट, और उसके बाद गुंजाइश रहेगी कि भाई अगर सही लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम विरोध करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। भ्रम की स्थिति बनाई क्यों जा रही है जबरदस्ती? क्यों ऐसा हो रहा है कि भ्रम की स्थिति होने पर यह प्रकाशित किया जाएगा? भाई भ्रम की स्थिति तो है ना, शिक्षकों के मामले में ही है, बाकी के मामले में तो है ही नहीं, बाकी का तो पहले से क्लियर है, तो वो क्लियर किया जाना चाहिए। तो हमको लगातार सरकार के पास ये बात रखनी पड़ेगी। मैं अपने तरीके से अलग अलग माध्यम से ये बात रख रहा हूँ, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे संवाद के माध्यम से हो, और बाकी लोगों से भी मेरी अपील है कि पढ़ें, समझें, ये बहुत सही समय है। इसको आप अगर अभी नहीं समझेंगे तो बहुत नुकसान होगा। आपके यदि कोई सवाल हो तो आप इसके नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, पेंशन उसी स्थिति में मिलता है जब आपकी 10 साल की सेवा पूर्ण हो। अगर 10 साल से कम की सेवा रहेगी तो पेंशन की भी पात्रता नहीं होती, उसमें एक सेवा उपादान करके मिलता है, तो वो और नुकसानदेह है। 6 माह के लिए आधा वेतन, तो 1 साल के लिए 1 माह का वेतन, 9 साल किया तो 9 महीने का वेतन देके रफा दफा गया पुराना पेंशन।
तो पुराना पेंशन का पात्रता तभी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए जब हमें उस समय सदस्य माना जाए जिस समय से हमारी नियुक्ति हुई है, मिनिमम जिस समय से हमारी कटौती हुई है। और जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं की जाएंगी, मौखिक के आधार पर हम मान लें कि ऐसा होगा, तो निश्चित तौर पर धोखे पे रहेंगे। क्योंकि ये जो दिया गया है, इस चीज़ को फिर से पढ़िए कि सरकार को जिस चीज़ में भय था या सरकार को जिस चीज़ में डाउट था, वो सारे चीज़ लिखित में आपसे भरवाए जा रहे हैं शपथ पत्र में। आप शपथ पत्र में खुद लिख कर दे रहे हैं कि यदि राशि एनएसडीएल से नहीं मिलती है तो उस स्थिति में मैं राशि दूंगा, मैं अपने राशि के लिए सरकार से मांग नहीं करूंगा, राज्य सरकार से। और मैं ये भी लिख के दूंगा कि विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जो जारी किए जाएंगे, उसमें जो भी संशोधन होगा, भ्रम की स्थिति होने पर वित्त विभाग जो भी सॉल्यूशन पेश करेगा, वो सारा चीज मुझको मान्य होगा। और मेरा ये कहना है बतौर कर्मचारी संगठन कि सारा भ्रम का स्थिति आज दूर कर लिया जाए, उसके बाद हमको उसमें शामिल किया जाए, ताकि कल को भ्रम की स्थिति ना रहे। मैंने अपने तरफ से आपके सारे जो सवाल थे पूछे गए थे व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल के माध्यम से उसको देने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ चीज़ अनछुआ रह गया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।